आप लोगों ने बहुत सारी मूवी सीरीज, टीवी सीरीज या एनिमे में देखा होगा कि जो लीड कैरेक्टर होता है ना, वो हर बार कुछ अच्छे काम तो नहीं कर रहा है और वो हर बार हीरो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो वो हीरो नहीं होता, वो प्रोटैगनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट वो होता है जिसके पर्सपेक्टिव से ना आपको कहानी दिखाई जा रही होती है एक तरह से। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हीरोइज्म करे, हो सकता है कि वो एक ग्रे कैरेक्टर हो या फिर उसे हीरोगिरी करने में कोई विश्वास ही ना हो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हीरोगिरी करने में, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सिनेमा के अंदर प्रोटैगनिस्ट को कैसे यूज किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस प्रोटैगनिस्ट की बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा हटके है, द फाइनल बॉस। यानी कि कहानी की शुरुआत में जो लीड कैरेक्टर या फिर जो हीरो होता है, वो कहानी के साथ साथ डेवलप करता है, वो अपनी पावर्स गेन करता है, मे बी कुछ वो स्किल्स डेवलप करता है, उसकी मेंटेलिटी भी चेंज होती रहती है। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही इज द बिग बैड गाय दैट एवरीवन विल हैव टू फाइट। यानी कि जो हीरो था अब वो बन चुका है विलेन, और जो इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे ना इस कहानी के, अब उनको इसके साथ लड़ना पड़ेगा, अपने दोस्त के साथ में लड़ना पड़ेगा इस कहानी को अंजाम देने के लिए। मैं जानता हूँ कि ये सब सुनकर ना आपके दिमाग में कौन सा एग्जांपल आ रहा होगा। ऑफ कोर्स अटैक ऑन टाइटन। जी हाँ, एरन येगर जो है वो शुरुआत में लग ही रहा था कि वो हीरो है, और जो बाकी के जो लोग हैं, जो टाइटन्स है, जो मार्लियंस है, जो आर्मर्ड टाइटन है, वो हमारा विलन है। लेकिन जब स्टोरी क्लाइमेक्स के पास पहुंचती है, हम समझ जाते हैं कि भाई जो हमारा हीरो है वो ही हमारा विलन भी है। पूरी की पूरी जो टीम होती है वो फिर एरन येगर से ही लड़ रही होती है। उसी ने रंबलिंग स्टार्ट करी थी, उसी ने ही करोड़ों लोगों को मारा था अर्थ पे। गेम ऑफ थ्रोन्स से डेनेरिस टारगेरियन भी इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। मतलब सीरीज की शुरुआत में वो बड़ी अच्छे काम कर रही होती है, उसको मसीहा की तरह दिखाया जा रहा होता है, लेकिन सेर्सी लेनिस्टर के मरने के बाद में हमें पता चलता है कि एक विलन और रह रहा है, और वो डेनेरिस टारगेरियन है, जिसे जॉन स्नो मारता है। क्योंकि डेनेरिस ने ना वेंजेंस की आग में बहुत सारे लोगों को जला दिया था। हाँ, जानता हूँ कि यहाँ पर जो राइटिंग है वो सही में बहुत बेकार थी, बट स्टिल एन एग्जांपल ऑफ द फाइनल बॉस प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट इज द हीरो इज बॉर्न। इस तरह की कहानी में ना ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया जाता है कि भाई देखो, एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि आगे चलकर बहुत ही बड़ा काम करेगा, वो हीरो बनेगा। और ये चीज ऑडियंस को सही में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि भाई आखिर कैसे ही बच्चा आगे चलकर हीरो बनेगा, इसकी जर्नी क्या है, इस जर्नी का पार्ट हमें भी बनना है। काफी बार जब बच्चा पैदा हो रहा होता है या फिर वो छोटा होता है ना, तब उसकी फैमिली बैकग्राउंड को बताया जाता है, उसकी लेगेसी को समझाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना स्पेशल है और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर भी है। और काफी बार ये भी बताया जाता है कि जो बच्चा है ये कितनी गरीब फैमिली से आता है, इसका बैकग्राउंड बिलो एवरेज है, और अब देखना होगा कि आखिर ये हीरो कैसे बनेगा, ये रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी खत्म कैसे होगी। बर्ज़र्क मांगा का जो लीड कैरेक्टर है ना, गट्स, वो भी इस कैटेगरी में फिट होता है। अब देखो, कहानी की शुरुआत तो उसमें हुई थी फ्यूचर से, लेकिन बाद में एक आर्क आता है जहां पर उसके बचपन की कहानी दिखाई जाती है। तो उसमें पता चलता है कि उसका बर्थ एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा सुपरनैचुरल था और हॉरिफाइंग भी था। एक मर्सनरीज के ग्रुप को ना कुछ औरतें मिलती हैं, कुछ लोग मिलते हैं लटके हुए पेड़ से, और वो मरे हुए होते हैं, और वहीं पर नीचे होता है गट्स, जो नया नया पैदा हुआ होता है अपनी माँ की लाश के नीचे। अब जो ग्रुप था उसमें से एक आदमी कहता भी है उसके लीडर को कि भाई इसको लेना सही नहीं होगा, ये कर्स्ड है, ये बैड ओमेन है। वो उसकी नहीं मानता, उस बच्चे को ले लेते हैं, और कहानी में आगे चलकर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में गट्स कर्स्ड था, लेकिन वो एक हीरो भी था। इसका एक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मैन ऑफ स्टील। मैन ऑफ स्टील की शुरुआत में काल-एल पैदा होता है और माना जाता है कि ये एक मसीहा है। क्रिप्टन तबाह हो रहा होता है और जॉरेल इसकी जान को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो इसे अर्थ पर भेज देते हैं, और वो आगे चलकर बनता है मैन ऑफ स्टील, द मैन ऑफ होप, सुपरमैन। हैरी पॉटर की कहानी भी कुछ ऐसी है। अब हालांकि जो हैरी पॉटर है वो प्रोफेसी वाले एग्जाम्पल में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे भी वो एक न्यूबॉर्न बेबी है जो कि एक प्रोफेसी का हिस्सा है, और वो आगे चलकर वोल्डेमॉर्ट नाम के एक आदमी को हराएगा और इस दुनिया की रक्षा करेगा। यानी कि कहानी की शुरुआत होती है अ हीरो इज बॉर्न से। अब देखो, चैनल पर एक रिवाज है कि हम केजीएफ को मेंशन किए बिना वीडियो नहीं बनाते हैं। तो केजीएफ में भी इसी चीज का एक एग्जांपल है कि जब सूर्यवर्धन को पहली बार सोना मिलता है केजीएफ में, और जब वो ठान लेता है कि वो यहाँ से सारा सोना निकालेगा, उसी दिन उसी रात को पैदा होता है राजा कृष्णप्पा बेरिया, यानी कि हमारे रॉकी भाई। और रॉकी भाई आगे चलकर इसी केजीएफ को रूल भी करते हैं और यहाँ के लोगों पे से अत्याचार भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट इज विलन प्रोटैगनिस्ट, एंड इट इज व्हाट द टाइटल सेज। विलन को लीड कैरेक्टर बना दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा बन चुका है। ही इज स्टिल द बैड गाय, बट ही इज ऑल्सो द मेन गाय। ये कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और इस तरह की कहानी को अच्छा बनाने के लिए ना एक अच्छे राइटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि जब इस तरह की कहानी में ऐसे कैरेक्टर का पीओवी दिखाया जाता है ना, तब उन्हें सिंपैथी भी मिल जाती है कि भाई आखिर वो विलन क्यों बने, ये सब कुछ है। लेकिन हर बार ये चीज नेसेसरी नहीं होती है। ये चीज दिखाए बिना भी विलन को प्रोटैगनिस्ट बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल से विलन प्रोटैगनिस्ट वाली कहानी वो होती है जब विलन के पर्सपेक्टिव से कहानी दिखाई जा रही होती है, और किसी भी तरीके से उसको ग्लोरीफाई या जस्टिफाई नहीं किया जाता। और ये काम ना तब और ज्यादा आसान हो जाता है जब कहानी हो विलन वर्सेस विलन की। यानी कि यहाँ पर कोई हीरो नहीं है, यहाँ पर सब लोग हरामी है, बस कुछ कम है और कुछ ज्यादा है। देखो, एक बार फिर से यहाँ पर मैं फिट करना चाहूंगा अमेरिकन साइको को। आज तक मैं उसके बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हमें जो लीड कैरेक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से कहानी दिखाई जा रही होती है, जो कि एक सीरियल किलर था, और इस फिल्म में और कोई लीड एक्टर भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में जाके पता चलता है कि उसने कोई सीरियल किलिंग नहीं करी थी, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, बट स्टिल
फॉर द होल स्टोरी ही वाज अ सीरियल किलर। इसके अलावा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को मैं थैनोस की फिल्म मानता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम उसको दिया गया है और वो ही इस फिल्म का लीड प्रोटैगनिस्ट है, लीड विलन प्रोटैगनिस्ट है। जो उसकी कॉन्वर्सेशन है ना गमोरा के साथ में, उससे पता चलता है कि हाँ भाई ये कहानी थैनोस की और वो खुद को इस कहानी में हीरो मानता है। तो हाँ, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर अवेंजर्स की फिल्म कम और थैनोस की ज्यादा है। इसके अलावा डीसी की फिल्म जोकर जो कि 2019 में जिसने $1 बिलियन का बिजनेस किया था, उसकी भी यही कहानी है, एक लीड विलन प्रोटैगनिस्ट की जो अपने नेबर को स्टॉक करता है, अपनी माँ को मार देता है, एक टीवी शो के होस्ट को मार देता है क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती कर दी थी और उसके बाद में वो एक साइकेट्रिस्ट को भी मारता है। एक बेहद ही पागल विलन। एक बार फिर से नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में जो विलन है वो ही प्रोटैगनिस्ट है क्योंकि उसको स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा मिला है। वो एक मिशन पर होता है कि उसको चुराए हुए पैसे ढूंढने होते हैं और उस आदमी को भी ढूंढना होता है जिसने पैसे चुराए थे। और वो इस मिशन में ना बहुत सारे मासूम लोगों को मारता है क्योंकि वो एक सीरियल किलर भी है। ड्रैगन बॉल जी से वेजिटा, डेथ नोट से लाइट यागमी, बर्जर्क से ग्रिफिथ और फायर पंच से अग्नि, ये सभी कैरेक्टर्स इसी कैटेगरी में फिट होते हैं। नेक्स्ट इज डीकॉय प्रोटैगनिस्ट, मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जिससे फील आ रहा होता है कि भाई अब जो है वो यही है इस कहानी का, करता धरता हमारा प्रोटैगनिस्ट यही है, लेकिन वो होता नहीं है। या तो उस कैरेक्टर को मार दिया जाता है या फिर वो आगे चलकर कहानी में रेलेवेंट ही नहीं रहता। और इस चीज को यूज किया जाता है शॉक फैक्टर दिखाने के लिए कि भाई हमने हमारे लीड कैरेक्टर को ही मार दिया, या फिर हमारी जो मूवी है या जो सीरीज जो हमारा कंटेंट है ना वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। या फिर जो राइटर है वो ये बताना चाहता है कि जो मेरी कहानी का लीड कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो अभी डेवलपमेंट में है और वो आगे चलकर लीड कैरेक्टर बनेगा, अभी नहीं है। वैसे तो ना इस तरह की स्टोरी को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, काफी बार 2-3 पार्ट की मूवीज बनती हैं, तो काफी बार जो सीरीज है वो 4-5 सीजन तक पहुंच जाती है। वैसे क्या आपको पता है कि आपको कैसे बेवकूफ बना के ये फील करवाया जाता है कि जो डीकॉय प्रोटैगनिस्ट है वही रियल प्रोटैगनिस्ट है। एग्जांपल देता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो कहानी की शुरुआत ही होती है स्टार्क फैमिली से। भाई दिखाया जाता है कि नेड स्टार्क है, ये सब कुछ इनकी फैमिली है, नेड स्टार्क इज द रियल हीरो। उससे दमदार कोई नहीं है क्योंकि वो राजा की जगह भी लेता है, काम भी करता है राजा का, बहुत ही सत्यवादी आदमी भी होता है और वो राज भी खोल देता है सबके। हमें पूरी तरीके से उससे कनेक्ट करवा दिया जाता है कि इसके बिना तो कहानी हो ही नहीं सकती है। और सीजन 1 के सेकंड लास्ट एपिसोड में उसको मार भी देते हैं और तब हमें पता चलता है इस सीरीज के शॉक फैक्टर के बारे में। लेकिन इसके बाद हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इसका बेटा रॉब स्टार्क जिंदा है, वो लेगा बदला यार। लेकिन सीजन 3 में वो भी मारा जाता है। इसके बाद में सीजन 5 में जॉन स्नो भी मारा जाता है। अब वो बात अलग है कि इन्होंने उसको रिवाइव कर दिया, जो कि बुक्स में नहीं होने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि डेनेरिस इज द रियल प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। गॉडफादर में तो वितो कोर्लियोनी ही लीड कैरेक्टर लग रहा था यार, क्योंकि उसको मार्लन ब्रांडो ने प्ले किया था। लेकिन आधी से ज्यादा मूवी उन्होंने हॉस्पिटल में ही निकाल दी और उसके बाद वो कभी बाहर आए भी नहीं। एंड हिज सन माइकल कोर्लियोनी वाज द लीड कैरेक्टर। विनलैंड सागा की शुरुआत होती है यार थॉर्स की झाबाज फाइट से। ऐसा लग रहा था कि भाई थॉर आगे चलकर पता नहीं कैसी कैसी फाइट करेगा, और कुछ ही एपिसोड में हमें पता चलता है कि थॉर्स इज नॉट द मेन कैरेक्टर। उसको आस्कलेड मार देता है और असली कैरेक्टर होता है थॉरफिन। तो यार प्रोटैगनिस्ट दिखाने के ना लगभग 100 तरीके होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे, जिसमें से मैंने तो बहुत ही कम बताए हैं, इसलिए ताकि मैं एक और पार्ट बना सकूं और इस चीज को मिल्क कर सकूं। अगर आप लोग बताना कि आपका फेवरेट प्रोटैगनिस्ट कौन है सिनेमा में, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।